अमेरिका चाहता है कि इस दुनिया को अपना गुलाम बनाए, इस दुनिया के अंदर कायम जितने भी हुकूमतें हैं वो उसके इशारों पे नाचें। ईरान के पास जो ड्रोन इंडस्ट्री है, ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है, वो दुनिया के पास नहीं है। दुनिया हैरान है। जब ये जंग रुकेगी तो ये सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये जितने भी ये देश हैं, ये नए सिरे से सोचेंगे कि अमेरिका से कैसे रिश्ते रखने हैं। पिछले 47 साल में इन अरब देशों ने वो सारे काम किए हैं कि जो अमेरिका ने इनसे चाहा। ईरान के खिलाफ जितना एक्टिव ये देश रहे, ये खाड़ी के देश रहे, इतना कोई नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये कितना बड़ा लेवरेज है ईरान के लिए, इसके दम पर वो युद्ध को किस तरह से डिक्टेट कर सकता है। अब ईरान कहता है कि ठीक है, पाबंदी हम पे होंगी, लेकिन तेल तुम्हारा भी नहीं बिकेगा। बाजार अगर हमारा डिस्टर्ब है तो बाजार तुम्हारा भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। 61 हिजरी में जो शहादत थी, उसके बाद अगर कोई शहादत इस तरह किसी आलिम दीन, किसी नफ्स ज़किया की हुई है तो वो यही इमाम सैयद अली ख़ामनई है। अमेरिका और इसराइल की जो एक ताकत है वो पर्शियन गल्फ में डूबने जा रही है। दोस्तों, ईरान अमेरिका की लड़ाई को लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में दोनों तरफ से एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। खास तौर पर जिस तरह का जवाबी हमला ईरान की तरफ से किया गया है, उसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि ये लड़ाई अमेरिका ने शुरू की थी, लेकिन हम तय करेंगे कि इसे खत्म कब करना है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जंग आखिर कितनी लंबी चल सकती है। तो इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी मामलों के जानकार अशरफ ज़ैदी साहब। अशरफ साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे याद आता है कि हमने 1 साल पहले जब हमारे पॉडकास्ट का आगाज़ किया था तो पहले मेहमान हमारे आप ही थे और लोगों ने इस बातचीत को काफ़ी पसंद भी किया, लेकिन तब के हालात कुछ और थे और आज हम बिल्कुल ही एक अलग हालात में सब बैठे हैं। तो पहले ज़ैदी साहब ये बताइए कि जिस तरह का रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से आया इन 11-12 दिनों में, और थोड़ा सा अमेरिका हालांकि बता नहीं रहा या इजराइल की तरफ से भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पैनिक है दूसरी तरफ, या थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गए ईरान के जवाब से। क्या इन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इस तरह का हमला कर सकता है, जवाब दे सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस प्लेटफॉर्म का, और बिलखुसूस आपके व्यूवर्स का, कि जो अपनी मोहब्बतों से आपके इस प्लेटफॉर्म को नवाजते हैं, देखते हैं, शौक़ से देखते हैं। यकीनन दुनिया एक ऐसे दो राहे पे खड़ी है कि जो दुनिया की डायरेक्शन को तय करने वाली एक जंग है। और अब जब ये जंग शुरू हुई है तो यकीनन जैसे कि अंदाज़ा था कि ईरान को अंडर एस्टीमेट दुनिया कर रही है, ऐसा ही देखने को अब हमें इस 2 हफ्तों की जंग के बाद देखने को मिल रहा है। उन्होंने जो काम किया, अमेरिका और इसराइल ने इस जंग की शुरुआत इमाम सैयद अली ख़ामनई को कत्ल करके की, उनको शहीद करके की, और ऐसे शख्स को कत्ल किया कि जो इस मुल्क के अंदर पीस मेकिंग के अंदर जिसका एक बहुत अहम रोल था, पूरे रीजन को जो स्टेबल रखने की बात करता था, जो अपने आप एक ऐसी क्षमता, यानी 60% यूरेनियम की अफजूदी के बावजूद एटम बम बनाने से मना करता था, और एटम बम को रखने को हराम करार देता था। ऐसे शख्स को कत्ल करके एक बड़ा ब्लंडर इसराइल और अमेरिका ने किया। और अब जब ये ब्लंडर हो गया है और वो शख्स हमारे दरमियान नहीं है कि जो ईरान को कंट्रोल करता था, ईरान को इस रीजन को स्टेबल करने में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, अब जब हमारे बीच से वो गया है तो ईरान को दुनिया ने देखा कि उसने एक मुल्क नहीं, 2 मुल्क नहीं, 3 मुल्क नहीं, बल्कि 8 और 9 मुल्कों को अपने जंग में शामिल कर लिया है। और वो बेसिस जो इन मुल्कों के लिए हिफाजत का सबब थे, जिनको हिफाजत के नाम पे इन मुल्कों में कायम किया गया था, ईरान ने उन मुल्कों के लिए इनको थ्रेट में बदल दिया है। मैं अमरीकी बेसिस का जिक्र कर रहा हूँ, मैं अमरीकी उन बेसिस का
जिक्र कर रहा हूँ कि जो इन मुल्कों के से मिलियंस ऑफ डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर लिए गए थे कि ये बेसिस आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन आज हमने देखा कि ईरान ने इन्हीं बेसिस को इन मुल्कों के लिए एक बड़ी थ्रेट में तब्दील कर दिया है। ये इस जंग का नतीजा है और अभी बहुत भयानक, बहुत ख़तरनाक नतीजे इस जंग के रूनुमा होने वाले हैं, इस शक्ल में भी कि इसका असर, इस जंग का असर आम लोगों की जेब के ऊपर पड़ने वाला है। बिल्कुल। लेकिन ज़ैदी साहब, बहुत सारे लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो भी हमला किया है ईरान पे, वो दरअसल हासिल क्या करना चाहता है। मैं इसे इस रूप में कहूँ कि अब कुछ दिन पहले जो एक रेजिस्टेंस ईरान में दिखी, कुछ लोग सड़कों पर आए, तो अमेरिका की तरफ से बार बार कहा गया कि तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारी मदद को बस आने को हैं। फिर जब खामनाई साहब का असैसिनेशन किया, तब कहा लोगों को कि तुम रिजीम चेंज करो, मतलब वो लोकल लोगों को ही कहता है कि तुम बीड़ा उठाओ। अब आपने वहाँ के तेल भंडार पे हमला कर दिया, खामनई का असैसिनेशन कर दिया और कुछ और कर दिया। ये सब हासिल तो नहीं करना था ना अमेरिका को, और जब तक आप ज़मीन पर खुद नहीं उतरेंगे तो क्या हासिल करना चाह रहा है, क्योंकि रिजीम चेंज तो वो बाहर से बैठ के कर नहीं सकता। और जिस तरह का हमने समर्थन उसे चाहिए था लोगों को, वो समर्थन भी नहीं मिला। हमने देखा कि हज़ारों लोग सड़कों पर भी आए और उन्होंने ईरान की हुकूमत के पक्ष में नारेबाजी भी की, तो वो चीज़ भी ऐसा कोई नहीं दिख रही कि लोगों की तरफ से वहाँ पर कोई इनकलाब आने वाला है। तो फिर हासिल क्या होगा अमेरिका को, और ये जंग क्या कुछ अचीव करके लौटेगा अमेरिका? देखिए, ईरान के सिलसिले में हमेशा जो वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिका है, इसराइल है या उसके अलाइज हैं, उन्होंने हमेशा मिसकैलकुलेट किया है, ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है, ईरान की ताकत को, ईरान की सॉफ्ट पावर को, और ईरान के इस इनकलाब को समझने में दुनिया नाकाम हुई है और दुनिया ने एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन किया है। उसी मिसकैलकुलेशन की बुनियादों पे वो अपने तरीक़े से ईरान को ट्रीट कर रही हैं, ईरान के साथ मामलात तय कर रही हैं। और ये ईरान का इनकलाब है, ईरान में इनकलाब यानी एक मूवमेंट है कि जो पिछले 47 साल से जारी है, और इस मूवमेंट को समझने में दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े दानिश्वर नाकाम साबित हुए। वो क्यों? वो इसलिए कि जो ग़र्ब का निज़ाम है, जो कॉलोनियल निज़ाम है, इम्पीरियलिज़म है, इम्पीरियलिस्टिक पावर्स हैं जिनके हाथ में इस दुनिया को सोचने और समझने के क्राइटेरिया देते हैं, वो क्राइटेरिया ईरान को समझने में नाकाम साबित होते हैं। उन्हीं क्राइटेरिया की बुनियादों पर ईरान को समझने में हर कोई कोशिश करता है, वो हमेशा नाकाम होता है। ईरान का इनकलाब किसी हेजमनी के ऊपर कायम नहीं है। ईरान का इनकलाब एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर महदूद नहीं है। ये इनकलाब और ये तहरीक, ये नहज़त वो नहज़त है कि जो इंसानों को, चाहे वो किसी भी सरज़मीन पे रहते हों, उनको अपने आप से जोड़ती है। चूँकि ये बात करती है इंसान की आज़ादी की, ये निज़ाम बात करता है, यानी ईरानी इनकलाब बात करता है इंसान को की फ्रीडम की, उसके एहसासात के अंदर जो एक ज़िंदगी, एक इंसानी इक़दार होने चाहिए, उन इक़दार को बचाने की बात ये इनकलाब करता है। और ये इनकलाब इसलिए भी दुनिया को बहरहाल अचंभित कर रहा है, दुनिया को इसलिए भी परेशान कर रहा है चूँकि वो दुनिया के जो इम्पीरियलिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है, वो दुनिया के जो अमरीकी निज़ाम को एक्सेप्ट कर चुकी है, अमेरिका के उस कॉलोनियल सिस्टम के तहत आकर अपने को ग़ुलाम बना चुकी है, उसके अगेंस्ट ईरान जो है वो एक आइडियोलॉजी रखता है, ईरान एक अपना उसूल रखता है, और उन्हीं उसूलों को समझने में आज दुनिया अमेरिका के क्राइटेरिया पर नाकाम है। ठीक है, आप उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कीजिए, उसके ख़िलाफ़ मीडिया के एम्पायर कायम कीजिए और उसको बदनाम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब वो अपना असर दिखाता है, जब वो बाहर निकल के आता है, तो अपने उसी वजूद के साथ उस इम्पीरियलिज़म को, उस प्रोपेगेंडे को धाराशायी करता हुआ नज़र आता है। ईरान एक ऐसा निज़ाम है कि जो एपिस्टीन जज़ीरे, जेफरी एपिस्टीन के जो जज़ीरे हैं वो दुनिया में कायम ना हो, उसके ख़िलाफ़ ईरान बात करता है। ईरान इज़्ज़त नफ्स की बात करता है, ईरान इंसान को आज़ादी के साथ जीने की बात करता है। फिर इस बात में क्या है? अमेरिका चाहता है कि इस दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाए,
इस दुनिया के अंदर कायम जितने भी हुकूमतें हैं वो उसके इशारों पे नाचें, उसके रिसोर्सेज उसके कब्ज़े में हो। लेकिन ईरान जो बात करता है वो कहता है कि क्षेत्र क्षेत्रवासियों का है, मुल्क अपने मुल्क वासियों का है, और जो देश है उसमें उन्हीं को इख्तियार है जो देशवासी हैं। बाहर से आने वाली कोई कॉलोनियल ताकत ये तय नहीं करेगी कि हम किसको तेल बेचें और किससे तेल खरीदें। ये ईरान हर मुल्क को, यानी जो ईरान आज जंग लड़ रहा है वो जंग सिर्फ ईरान और इनकलाब इस्लामी की जंग नहीं है, बल्कि वो हर आज़ाद पसंद और आज़ाद ख्याल इंसान की जंग लड़ रहा है, खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है। ये मुल्कों की सॉवरेनिटी का मामला है, ये इंसान की अपनी इज्जत नफ्स का मामला है, और यही इज्जत नफ्स और सॉवरेनिटी और मुल्कों की जो मुख्तलिफ देश हैं उनकी जो अपना सम्मान और संप्रभुता है, उसी के खातिर ये ईरान की जंग है। अगर ईरान जीतता है तो समझिए दुनिया आज़ाद हो जाएगी हर उस कॉलोनियल सिस्टम से, हर कॉलोनियल पावर से कि जो इस पिछले 200 साल में हम देख रहे हैं कि वो दुनिया का इस्तेसाल कर रही हैं, दबी कुचली कौमों को और दबा रही हैं, गरीब जहाँ और गरीब होता जा रहा है और अमीर जहाँ और अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल ज़ैदी साहब, लेकिन एक सवाल बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि इस पूरी जंग में जब ईरान ने तय किया कि मैं बहरीन पे भी हमला करूंगा, दुबई पर भी करूंगा, यूएई पे भी करूंगा, जिससे उस तरह से उसका कोई सीधा टकराव नहीं था, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर चूंकि अमेरिकी फ़ौज के ठिकाने हैं, लेकिन ठिकानों के अलावा भी कई जगह और हमले हुए हैं, तो उसके पीछे ईरान की सोच क्या थी? उन देशों के साथ उसने सीधा कॉन्फ्लिक्ट क्यों किया? देखिए, ईरान अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमेशा ये चाहता रहा है कि उनसे उसके ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन माने जो चीज़ हुई, जो चीज़ इस हवाले से सामने आती है वो ये है कि वो अमेरिका का वो कॉलोनियल निज़ाम, कि जिस निज़ाम के तहत ये उसके जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कुवैत हो या यूएई या कतर हो, ये एक तरीके से कॉलोनीज़ हैं अमेरिका के उस वेस्टर्न सिस्टम की जो इनको इस्तेहसाल करता है, जो इस तरह इनको डिक्टेट करता है जैसे ये उसकी कॉलोनियाँ हों, जैसे ये उसके शहर हों, और उसके इशारों पे नाचने वाले ये हुक्मरान कि जिनकी अपनी कोई इमेज पब्लिक के अंदर मौजूद नहीं है। ईरान ने हमेशा कोशिश की कि इनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए और इनको ये समझाए कि तुम लोग के जो अपने यहाँ अमेरिका के इशारों पर चल रहे हो, अमेरिका के इशारों पे अपनी पॉलिसीज़ तय कर रहे हो, ये अमेरिका अड्डे तुम्हारे लिए हिफाजत का साजो सामान नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए मुसीबत का साजो सामान है। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि ये इसराइल की हिफाजत के लिए है। ये सब तुम लोगों को ग़ुलाम बनाया गया है, इसराइल के आगे झुकने के लिए तुम्हें यहाँ पे अमेरिका तुमसे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। तुम्हारे यहाँ जो अड्डे, जो बेसिस कायम हुए हैं वो इसलिए नहीं है कि तुम्हारी हिफाजत करेंगे, बल्कि ये इसलिए कायम है कि इनके ज़रिए अमेरिका की इसराइल की हिफाजत हो, और जब तुम्हारे ऊपर वक्त पड़े तो अमेरिका तुम्हें पुश दिखाएगा। इस जंग में ये साबित हुआ है। तो जब इससे होगा कि आपको क्या लग रहा है कि जैसे अब इन मुल्कों ने भी देख लिया कि हमारे ऊपर हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम अमेरिका के नज़दीक हैं, 10-15 दिन में, महीने में जब भी ये जंग रुकती है, आपको लगता है कि तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर हमला ईरान ने किया, ये खुद नए सिरे से सोचेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, या अमेरिका से किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, नहीं रखने हैं? क्योंकि कतर में पिछले साल क्या हुआ था हमने देखा, जब इजराइल ने कतर में हमला किया, क्योंकि वहाँ पर हमास के कुछ लड़ाके थे या कुछ उनके लीडर थे, और कतर हैरान हो गया कि भैया हमारे तो अमेरिका से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर भी इजराइल हम पर हमला कर दे रहा है, तो हमारी सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? तो अब इन मुल्कों को भी समझ में आ गया कि अमेरिका तो यहाँ पर अड्डे बनाकर बैठा है, लेकिन उसके बावजूद दुबई में अगर रेजिडेंशियल एरिया में भी हमला हो जाता है तो फिर अमेरिका से हमारी दोस्ती के मायने क्या है? तो आपको लगता है कि जब ये जंग रुकेगी तो ये सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये जितने भी ये देश हैं, ये नए सिरे से सोचेंगे कि अमेरिका से कैसे रिश्ते रखने हैं? ज़रूर। अब दुनिया बदल गई है। जंग की शुरुआत अमेरिका ने ज़रूर की है, उनके लीडर को कत्ल करके, सुप्रीम लीडर ईरान को कत्ल करके इस जंग की जो शुरुआत हुई है वो निहायत पूरे रीजन के लिए एक घातक
जंग साबित होने जा रही है और हो चुकी है। हमने पिछले 2 हफ्ते में देख लिया है कि ये जंग किस तरह किस समत बढ़ रही है। ये देश और इन देशों को अमेरिका ने और जो मीडिया के एम्पायर्स हैं और अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है, उन्होंने ये समझाया था, जो भी खाड़ी के देश कहलाते हैं, कि तुम्हारे लिए अगर कोई देश ख़तरा है तो वो ईरान है, तुम्हारे लिए अगर कोई ख़तरा है तो वो ये शिया इस्लाम है जो ईरान में पनप रहा है। ये इनकलाब है कि जिसकी लीडरशिप एक शिया मौलाना के और शिया लीडर के हाथ में है। लिहाजा अपने आप को तैयार करो इनसे जंग करने के लिए। और उन्होंने की भी। वो पिछले 47 साल में इन अरब देशों ने वो सारे काम किए हैं कि जो अमेरिका ने इनसे चाहा। ईरान के ख़िलाफ़ जितना एक्टिव ये देश रहे, ये खाड़ी के देश रहे, इतना कोई नहीं रहा। लेकिन ईरान ने बर्दाश्त किया। ईरान की जो लीडरशिप थी, यही शहीद आयतुल्ला सैयद अली ख़ामनेई जो ईरान के रहबर हैं और हर उस आज़ाद इंसान के रहबर हैं कि जो इंसानी इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है, जो इक़्तिदार इंसानी जिसके अंदर मौजूद है उसका रहबर है। उस शख्स ने हमेशा इनको बहरहाल समझाया और इनके साथ वो मामलात अंजाम दिए कि शायद ये समझ जाएं, शायद ये अपनी पॉलिसी को, अपनी पॉलिटिक्स को इस आधार पर तय करें कि हम दुनिया के नक्शे को बदल सकते हैं। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया और आज जब ये मार खा रहे हैं, आज जब ये अमरीकी बेसिस ईरान का सॉफ्ट टारगेट है, ईरान हर उस बेस को अपना टारगेट बना रहा है कि जो इनके यहाँ मौजूद है और बहुत सारों को बर्बाद भी कर चुका है। अभी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है कि अब कोई भी बेस ऐसा नहीं है मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में कि जो महफूज रहा हो, बल्कि उन बेसिस की वजह से इनके होटल टारगेट हो रहे हैं। इनकी जो अमेरिकन एम्बेसी है जहां अमेरिकन छुपे हुए हैं, ईरान उनको ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर हमले कर रहा है। क्यों? क्योंकि और इन देशों की हिम्मत नहीं है पलटवार करने की, चूँकि अमेरिका ने इनकी फ़ौजों को बहरहाल मजबूत होने नहीं दिया, इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि ये अपना दिफा कर सकें और अपने लिए कुछ लड़ाई लड़ सकें। जो कुछ है वो अमेरिका के हाथ में। जब अमेरिका पिट रहा है तो अब इनकी हिम्मत नहीं है कि ये ईरान जैसे एक पावरफुल मुल्क के सामने चूं भी करें। लिहाजा अब ये सोचने पे मजबूर हैं, ये इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, बल्कि अब ये अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप आए थे हमारे मुल्क में, हमारे रिसोर्सेज को इसलिए कब्जाया था कि आप हमारी हिफाजत करें। आप अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो तो हमारी हिफाजत कैसे करोगे? मैंने पूछा कि क्या हमारी हिफाजत कैसे करोगे? और अब ये सोचने पे मजबूर हैं, ये लोग सोचने पे मजबूर हैं कि वो बेसिस जो हमारी हिफाजत के लिए बने थे अपनी हिफाजत नहीं कर पाए। तो आइंदा का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, आइंदा की जो दुनिया है, यकीन जानिए आज के दुनिया से बिल्कुल अलग होने जा रही है। और ईरान ने इशारे भी दिए हैं कि वो ज़माना गया कि जब आप हम पे एक तरफा सेक्शन लगाते थे, हमें मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं मिलते थे। ये तो उस ख़ामनेई और उस अजीम शख्सियत का करम था ईरान के ऊपर कि उसने सेल्फ डिपेंड होते हुए मेडिकल इक्विपमेंट बनाए, दिफाई निज़ाम बनाया और उसने सारी चीज़ें जो दुनिया ने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई कि ईरान को न दे, उसने अपने यहाँ डेवलप किया और आज वो दुनिया के मुकाबले में जवाब गो है। यानी ईरान के पास जो ड्रोन इंडस्ट्री है, ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है, वो दुनिया के पास नहीं है। दुनिया हैरान है कि एक वो मुल्क है जिसके ऊपर 47 साल से पाबंदियाँ हों, घनघोर पाबंदी हों, वो पाबंदी है कि अगर किसी मुल्क के ऊपर, आज़ाद देश के ऊपर लगा दी जाए तो वो 3 महीने नहीं चल पाएगा। ईरान के ऊपर 47 साल से ऐसी पाबंदी है, कमर तोड़ पाबंदी है। इवन उसको वो मेडिकल और जो हेल्थ का ज़रूरी सामान है वो भी नहीं पहुंचता। ईरान ने पूरे क्षेत्र के जो चीज़ें, यानी जंग के दरमियान पूरे क्षेत्र के जो सरकमस्टांसेस हैं उनको बदल दिया। अब ईरान कहता है कि ठीक है, पाबंदी हम पे होंगी लेकिन तेल तुम्हारा भी नहीं बिकेगा। बाजार अगर हमारा डिस्टर्ब है तो बाजार तुम्हारा भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, तुम्हारा भी बाजार डिस्टेबल होगा और तुम भी अपने तेल को, अपनी चीज़ों को और अपने यहाँ आने वाली हर चीज़ को आसानी से आपका बाजार भी नहीं चलेगा। इसीलिए उसने स्टेटमेंट दिया है, जो ईरान के सीनियर
सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उनको अब ये बयान आया है कि हर वो देश ये चाहता है कि वो खाड़ी से अपना सामान लाना ले जाना करे, आवाजाही में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो अमेरिका की और इसराइल की एम्बेसीज और उसके जो अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं उसको मुनक़ता करे। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है जो आइंदा की दुनिया को ये बता रहा है कि आने वाली दुनिया बिल्कुल अलग है। अमेरिका की गुंडागर्दी अब बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। अमेरिका ने एक तरह से धमकी भी दी ट्रंप ने कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया तो हम जैसे हमने हमले अब तक किए हैं उससे 20 गुना ज्यादा ताकत से करेंगे। लेकिन ये तो कहने की बात है। दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि अगर कोई भी दुनिया का ऐसा हिस्सा या समुद्री इलाका जहाँ पर इतनी हॉस्टिलिटी है, युद्ध चल रहा है, तो जो वहाँ से जहाज आएंगे इंश्योरेंस कंपनियाँ उनका इंश्योरेंस भी तो नहीं करेंगी। अमेरिका हालांकि कह रहा है कि हाँ भैया हम तुम्हारे जहाज़ों की रक्षा करेंगे, हमें तुम्हें छोड़ के आएंगे, लेकिन कोई भी इतना पागल तो नहीं है कि आएगा। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये कितना बड़ा लेवरेज है ईरान के लिए, मतलब इसके दम पर वो युद्ध को किस तरह से डिक्टेट कर सकता है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खाड़ी है, वो तंगना है इस पूरे क्षेत्र में कि जिससे इस क्षेत्र का तकरीबन 40 से 45% तेल निकलता है। और तेल ही नहीं, गैस भी आता है वहीं से, गैस भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान इस्तेमाल करता है। वो चीज़ें इसी तंगने से, इसी स्ट्रेट से निकलती हैं। और ईरान ने कभी भी इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया पिछले 47 साल। कर सकता था, वो पिछली 12 दिन की जंग में भी कर सकता था, लेकिन अभी क्यों ईरान ने इस्तेमाल किया है? क्योंकि ईरान के वजूद की जंग है। ईरान के ऊपर जो जंग थोपी गई है वो ऐसी जंग है कि जिसमें वहाँ की आम जनता को टारगेट किया गया है। वहाँ के उस अजीम रहबर और उस अजीम पेशवा का कत्ल हो गया है कि जो पीस की बात करता था, जो इत्तेहाद की बात करता था, जो दुनिया को अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म के जो अंधेरे हैं उनके अंदर रोशनी दिखाता था। और जो ऐसा रहबर था कि जिसको मसीह मुस्तज़फ़ीन कहा जाता था। मसीह मुस्तज़फ़ीन यानी ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जिसको एक उम्मीद की निगाह से देखते थे, आरजू रखते थे। उसके चेहरे में वो अपने मुस्तकबिल को देखा करते थे। वो उसके इशारों पर अपनी ज़िंदगी के जो कानून, अपनी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको तय करते थे और पॉलिसी को तय करते थे। उसको अमेरिका ने कत्ल किया है। अब ईरान ने अपने इतने अजीम रहबर को खोया है कि जो सिर्फ ईरानियों के लिए रहबर नहीं था, बल्कि वो एक इमाम था दुनिया में फैले हुए करोड़ों लोगों के लिए। उसको कत्ल करके दुनिया की एक बड़ी तादाद जो आस्था थी, उस आस्था पे अमेरिका ने हमला किया। तो इस पर भी ज़ैदी साहब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ये इजराइल और अमेरिका की मिस कैलकुलेशन थी कि उन्होंने खामनेई साहब पर हमला किया या उनका कत्ल किया। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी लड़ाई एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी से है, तो ये बात तो उनको भी समझ में आ रही होगी कि जो शख्स 86 साल का है, रमज़ान का महीना है, ठीक है, वो आदमी अपने परिवार के साथ भी था, आप उसका कत्ल करते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि करबला में क्या हुआ था, ठीक है, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले ईरान में कभी किसी सुप्रीम लीडर का इस तरह से कत्ल नहीं हुआ। तो आपने तो एक तरह से तो दुनिया में देखा कि जैसे ही आप किसी को क्रूसीफाई करते हैं तो आप उसका कद खुद और कई गुना बढ़ा देते हैं, है ना। भले हम ईसा मसीह की बात कर लें, भारत में महात्मा गांधी की बात कर लें, तो अगर बात आइडियोलॉजी की लड़ाई की है तो क्या ये बात अमेरिका या ईरान को नहीं, उसको इजराइल को नहीं पता थी कि अगर हम ऐसे कत्ल करते हैं तो आप इन्हीं की दुनिया में जो हमदर्द हैं, लाखों करोड़ों, जो अभी नहीं भी हैं, वो भी हमदर्द बन जाएंगे। और फिर जो आज लड़ाई हम कुछ लोगों से लड़ रहे हैं, वो लड़ने वाले हज़ारों लोग हो जाएंगे। तो ये क्या एक मिसकैलकुलेशन नहीं था? किस तैश में आके किया गया ये? यकीनन अमेरिका और इसराइल ने मटेरियलिस्टिक जो ज़िंदगी है, एक मादी दुनिया के तौर तरीक़े हैं, उससे सोचा। और चूँकि उन्होंने कभी करबला नहीं पढ़ी थी, उन्होंने वो जंगे जो शिया कम्युनिटी, जो अकायद शिया कम्युनिटी के हैं और जो एतक़ादात ख़ुद इस रहबर अज़ीम शान के थे,
उनको वो नहीं जानते थे, जबकि उन्होंने अपनी शहादत से 10 दिन पहले ये कहा था एक गैदरिंग के अंदर कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे, और अगर ये दुनिया हमें ज़्यादा झुकाने पर आएगी तो फिर हम वो करेंगे, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है हमें क्या करना है। हमें इमाम हुसैन ने ये बताया है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। हम अपने मौला इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलेंगे। वो नक्श कदम क्या है? वो नक्श कदम 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने जो यजीद के मुकाबले पर खड़े होकर जिन इंसानी इक़दार को बचाते हुए अपनी कुर्बानी पेश की, अपने 72 साथियों के साथ, सामने लाखों का लश्कर था, तख्त था, हुकूमत थी, ताकत थी और एक बहुत बड़ी दुनिया थी कि जिसके मुकाबले पे इमाम हुसैन खड़े हुए अपने 72 साथियों के साथ, और उन्होंने नहीं झुके, उनको भी झुकाने की कोशिश की, उनसे भी बैत लेने की कोशिश की, उनसे भी यही कहा गया कि आप झुक जाइए, आप सरेंडर कर दीजिए, अनकंडीशनल सरेंडर उनसे भी बोला गया। लेकिन उन्होंने 61 हिजरी में आशूर के दिन 10th ऑफ मुहर्रम को जो काम किया, उसके बाद आज तक 1400 साल तक ये एक बहुत बड़ी दुनिया है कि जो इमाम हुसैन को याद करती है, उनकी क़ुरबानी को याद करती है। हर साल जब भी मुहर्रम आता है उन पे मातम करती है, उन पे गिरिया करती है और उनको अपना रोल मॉडल मानती है। आज जब हम सैयद अली ख़ामनेई की शहादत को देखते हैं और जब हम उनकी मुक़ावमत को देखते हैं, उनकी इस्तिक़ामत को देखते हैं और उनके दुश्मन के जो एपिस्टीन गैंग की शक्ल में उनके सामने है, जो दुनिया झुका रही थी उनको, वो दुनिया किस अखलाक की मालिक है, वो दुनिया जो उनको झुकाना चाहती थी, उसने एपिस्टीन जैसे जजीरे कायम किए, उन बच्चियों के साथ किस तरह के क्राइम किए, और जो क्रिमिनल खुद इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक क्राइम कर चुका, वो इंटरनेशनल कोर्ट के ज़रिए एक्यूज्ड है, वो सज़ा याफ्ता है, वो जेनोसाइड करने वाला है। ये इस तरह के लोगों का मुकाबला इमाम सैयद अली ख़ामनेई से था, जो उनको वही कंडीशन के अंदर ला के खड़ा कर रहे थे जिस कंडीशन के अंदर इमाम हुसैन को यजीद उस वक्त के जो तानाशाह था उसने ला के खड़ा किया था। मैं समझता हूँ जितने गंदे और जितनी जो विचारधारा यजीद की थी और जिस तरह का मुकाबला इमाम हुसैन का जिस तरह के लोगों से था, जिस तरह के क्रिमिनल से उस वक्त था, मैं समझता हूँ उससे बदतर क्रिमिनल का मुकाबला इमाम ख़ामनेई का हो रहा था। इमाम हुसैन एक पाकीज़ा नफ्स, एक पाकीज़ा खून ज़मीन पर गिरा तो उसने अपना ये असर दिखाया कि वो हुकूमत, वो यजीद की तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चल पाई। लोग उठ खड़े हुए, लोगों के यहाँ जोश और जज्बे, हर मुल्क हर शहर में लोग उठे और यजीद की हुकूमत को साल 1.5 साल के अंदर दफना दिया। मैं समझता हूँ ये खून कि जो इमाम सैयद अली ख़ामनेई की शक्ल में ईरान के ज़मीन पे गिरा है, इसने लोगों को बेदार किया है, हर मुल्क के लोगों को बेदार किया, एक दर्स दिया है कि देखो अगर ज़िंदगी में और ज़िंदगी जब लोगों को बेदारी का सबब ना बन रही हो, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी भी लोगों को बेदार करती है जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, और जिनकी मौत भी लोगों को बेदारी का और उनकी अवेकनिंग का सबब बनती है। इमाम सैयद अली ख़ामनेई को इस एपिस्टीन गैंग ने कत्ल करके बहरहाल दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया कि जो दुनिया को, आने वाली नस्लों को, ये 21वीं सदी में होने वाला ये कत्ल, ये शहादत आने वाली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल साबित होगी। और इमाम सैयद अली का जो मकाम है, जो उनकी शहादत है, वो इतना बुलंद है कि आज ईरान की जनता सड़कों पर उनकी हिमायत में खड़ी है। और सिर्फ हम ईरान में ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी जो हिमायत में लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, वो यकीनन एक बड़े चेंज और बड़ी तब्दीली का आइंदा हमें दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ ये वो शहादत है कि जिस 61 हिजरी में जो शहादत थी, उसके बाद अगर कोई शहादत
इस तरह किसी आलिम दीन, किसी नफ्स ज़किया की हुई है तो वो यही इमाम सैयद अली ख़ामनेई है। जैदी साहब, एक शब्द आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि अमेरिका ने एक ब्लंडर किया, और अगर हम देखें कुछ चीज़ें तो लगता भी है कि ब्लंडर हुआ है, क्योंकि अब ये इस युद्ध के बाद, जैसे मैंने कहा कि एक तो पहले आपने उन मुल्कों को शामिल करवा दिया जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिसमें बहरीन है, यूएई है, अब दुबई भी अपना है, ठीक है, और बाकी देश भी हैं। फिर हमने देखा कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आवाजाही कम हुई है तो पूरी दुनिया में गैस का संकट हो गया है, तेल का संकट हो गया है, बाकी देश भी प्रेशर फील कर रहे हैं। दूसरा एक थ्योरी इसमें यह है कि जो ईरान ने हमला किया था इन देशों पर, जो कंट्रीज, उसके पीछे उसकी एक रीजनिंग ये भी थी कि यहाँ से जो लोग पैसा कमाते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पे। अब जब इनका बिजनेस डिस्टर्ब होगा तो सीधा अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है उस पर फर्क पड़ेगा। और ट्रंप जिस माइंडसेट के हैं वो ये है कि वो बिजनेस का लॉस जो है किसी भी रूप में नहीं उठाना चाहते हैं। तो एक तरह से अगर हम कहें कि रायता बहुत ज़्यादा अमेरिका ने फैला दिया है। तो लेकिन अब बात है कि ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ईरान ने तो कुछ दिन पहले कहा भी कि जंग अमेरिका ने शुरू की थी, खत्म कब होगी ये हम तय करेंगे। और फिर एक स्टेटमेंट ये भी आया कि उन्होंने अमेरिका को एक तरह से दावत दी कि आ जाओ, तुम्हें हमारे ऊपर चढ़ाई करनी है तो तुम अपनी फ़ौजें भेज दो। और फ़ौजें भेजने का तजुर्बा अमेरिका का कैसा रहा है, ईरान में हो या इराक में हो या अफगानिस्तान में हो, सबको पता है। तो अब इस पूरे जो पचड़ा क्रिएट किया है अमेरिका ने, इससे निकलने का फेस सेविंग क्या है उसकी, कैसे निकलेगा? देखिए, ईरान पिछले 2 साल से मैं समझता हूँ जंग से बहुत बचा। जब इन्होंने फ़िलिस्तीन के अंदर जेनोसाइड किया, ईरान वहाँ भी अपने को बचाना चाहता था, जंग में वारिद नहीं होना चाहता था। जब इन्होंने सैयद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह का कत्ल किया, उनको शहीद किया लबनान के अंदर, हिज़्बुल्लाह के जो चीफ़ थे, उस वक्त भी ईरान जंग में वारिद नहीं होना चाहता था और उस वक्त भी ईरान बचना चाहता था। जबकि एक अज़ीम रहबर, एक अज़ीम शागिर्द इमाम सैयद अली ख़ामनेई का के जो थे वो सैयद हसन नसरुल्लाह थे, उनकी शहादत पे भी ईरान ने सब्र किया। उसके बाद ईरान के अंदर ख़ुद हमास के लीडर को कत्ल किया मोसाद ने, ईरान ने तब भी सब्र किया। और इसी तरह ईरान के ऊपर फिर हमला हुआ। ईरान के मुख्तलिफ जो एसेट्स थे, उसके जो मफादात थे पूरे क्षेत्र में, उन पर मुसलसल हमला होता रहा। ईरान ने तब भी सब्र किया और ईरान नहीं चाहता था कि इस क्षेत्र की जो जनता है, जो रीजन के लोग हैं, वो जंग के जो असरात हैं उनको झेलें, क्योंकि जंग एक बहुत बुरी चीज़ है। जंग के जो असर हैं वो जो अवाम है उसके ऊपर मुद्दतों तक बाकी रहते हैं, उस क्षेत्र को नाबूद करते हैं, उस मुल्क को नाबूद करते हैं, उस देश की जो जनता है उसकी नस्लों पर उसके असर देखने को मिलते हैं। चूँकि ईरान ने 8 साल का युद्ध इराक से लड़ा है, उसको आज तक वहाँ पे उसके असरात मौजूद है। 8 साल जो युद्ध है जिसको ईरान दिफाए मुक़द्दस कहता है, उसके जो असरात हैं आज तक ईरान की जनता के ऊपर देखने को मिलते हैं, उनके शहरों में देखने को मिलते हैं। ईरान इसलिए युद्ध से पीछे हट रहा था, लेकिन अब ईरान को ये रियलाइज़ हुआ कि अब युद्ध, दूसरे युद्ध को रोकने के लिए ज़रूरी है। जो रोज़ाना इसराइल एक युद्ध छेड़ रहा है, हर मुल्क को रोज़ाना टारगेट कर रहा है, इन मुल्कों को बचाने के लिए, इस क्षेत्र को रोज़ाना के युद्धों से बचाने के लिए एक बड़ा युद्ध लड़ने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ ईरान ने इस युद्ध के लिए तैयारी की, पिछले 1 साल से बहुत बड़ी तैयारी की, और वो तैयारी इस शक्ल में है कि अब अगर ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल और बहुत सारे उसके अलाइज भी 1 साल या 2 साल तक युद्ध करना चाहें तो ईरान अपना दिफा 2 साल तक मुसलसल ऐसे ही कर सकता है जैसे पिछले 2 हफ्ते में उसने किया। लिहाजा दुनिया ईरान के इस रिटेलिएट से डरी हुई है। जिस तरह का रिटेलिएट ईरान ने किया है वो दुनिया को अचंभित कर रहा है, दुनिया को परेशान कर रहा है। कौन सा देश है कि जिसने पिछले 100 साल में अमेरिका की किसी बेस पे हमला किया हो? कौन सा देश है? उनका जो सिस्टम था जो $2 अरब का था उसको तबाह कौन कर सा दिया। देश है 50,000 कि जिसने इकट्ठा 1 घंटे के अंदर 9 मुल्कों के ऊपर हमला कर दिया हो? कौन सा देश है कि जिसने ये जुर्रत की हो कि अमेरिका की एक छावनी के ऊपर भी वो हमला करने की जुर्रत रखता हो? नहीं, ईरान ने ना फ़कत ये कि अमेरिका की बेसिस पे हमला किया, बल्कि वो इसराइल जो अपने को युद्ध की मशीनरी में तब्दील
हो चुका है, जो अपने को सुपर पावर कहता है, इस क्षेत्र का गुंडा समझता है, और अमेरिका की जो वेस्टर्न या वेस्ट की जो कॉलोनियल एक पॉलिसीज़ है उनका इम्प्लीमेंट इसके ज़रिए होता है, उसके ऊपर मुसलसल 12 दिन से हमला है और रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने जदीद तरीन असलहे इस्तेमाल किए, ईरान के मिसाइल्स को रोकने के लिए नाकाम है। तो ये उनका जैदी साहब जो ड्रोन कैपेबिलिटी ईरान की है, जो शाहिद ड्रोन है जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है, इवन कि रशिया भी खरीदता है ईरान से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यूक्रेन के साथ लड़ाई में उसने इस्तेमाल किया, और ख़ुद अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे निपटना है। तो इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद जो पूरा मिसाइल सिस्टम ईरान ने डेवलप किया, ये ड्रोन सिस्टम किया, ये कैसे वो कर पाया, और अभी उसकी क्या तैयारी है, कितना प्रोडक्शन वो कर रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो क्या उसके पास इतने ड्रोन, इतनी मिसाइलें हैं कि इसको वो 1 महीना या 2 महीना और खींच सकता है? बिल्कुल, देखिए ईरान के एक सिक्योरिटी का अधिकारी, एक IRGC के अधिकारी का एक बयान अभी 3 दिन पहले मैंने पढ़ा। उनका ये मानना है कि ईरान 700 मिसाइल रोज़ाना फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ईरान के पास कई हज़ार जो सिटी हैं, मिसाइल सिटी मौजूद हैं, जो पहाड़ों के अंदर मौजूद है, और जिनकी कैपेबिलिटी ये है कि ईरान हर महीने, हर रोज़ उसने बोला है IRGC के उस कमांडर ने कि ईरान हर रोज़ 100 मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है और बना रहा है। पिछले 6 महीने से ईरान ने रोज़ाना 100 मिसाइल बनाए हैं। ड्रोन तो ईरान के पास यकीनन शाहिद ही नहीं, बल्कि ईरान के बहुत सारे ड्रोन हैं कि जो दुनिया को हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए ईरान ने बनाए हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी के जिसमें पैसा बहुत कम खर्च होता है। यानी ईरान के एक 80 लाख के मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका कई करोड़, 32 करोड़ या 40 करोड़ के डिफेंस सिस्टम के कुछ मिसाइल इस्तेमाल वो बताया ना कि 50,000 का जो शायद ड्रोन, अगर उसकी कीमत शायद इतने के आसपास की है, उसने $2 अरब का जो वहाँ पर थर्ड सिस्टम था उसको अमेरिका की, उसको बर्बाद कर दिया। यकीनन ईरान के, अभी तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले बोला है कि हमें चाहिए कि ईरान के जैसे सस्ते ड्रोन हम बनाएं, सस्ते मिसाइल हम बनाएं। तो दुनिया को हैरत है ईरान की टेक्नोलॉजी पर, ईरान की साइंस पर, ईरान की पेशरफ्त पर, उसकी तरक्की पर, कि ये कैसे मुमकिन है कि जिस ईरान को तरक्की के रास्तों पर गामजन करने के लिए हमने इतनी सारी पाबंदियाँ, यानी गामजन ना हो उसको रोकने के लिए इतनी सारी पाबंदियाँ लगाई हों, इतने सारे सेंक्शन लगाए हों, उसकी बैंकिंग को हमने ख़त्म किया हो, उसके तेल को बिकने से बाज़ार में हमने रोका हो, और उसका जो पूरा सिस्टम है उसको पैरालाइज करने की 47 साल से मुसलसल कोशिश हुई हो, वो ईरान कैसे मुमकिन है कि ऐसे मिसाइल बनाए कि जो अमेरिका के थर्ड को भी छेद दे, जो इसराइल के आयरन डोम को भी छेदता हुआ अपने टारगेट पर जाकर लग जाए, और लग रहे हैं। ईरान तकरीबन इन 9 मुल्कों के अंदर फैले हुए अमरीकी अड्डों को बर्बाद कर चुका है, और अब जो अरब हुक्मरान हैं, जो अरब के ये डिक्टेटर्स हैं, ये गिला कर रहे हैं, ये परेशान हैं, ये अमेरिका से शिकायत कर रहे हैं कि आखिर वो डिफेंस सिस्टम के जो तुमने हमारे लिए कायम किए हमारे मुल्कों में, अब जब हमारे डिफेंस और हमारे दिफा का वक्त आया है तो उनको कैसे आप इसराइल को बचाने में खर्च कर रहे हो, कैसे इसराइल को बचा रहे हो। ज़ैदी साहब, इसमें 1-2 सवाल और आएंगे, फिर मैं हिंदुस्तान की भी बात करूंगा कि रशिया और चाइना की तरफ से, जो कि नज़दीक माने गए हैं ईरान के, उनके ताल्लुकात भी हैं, बिजनेस भी हैं, और वैसे भी क्या उनकी तरफ से कोई पर्दे के पीछे सहयोग दिखता है ईरान का? मुझे जो लगता है यकीनन एक बड़ा सहयोग, क्योंकि अमेरिका ने ये इल्ज़ाम तो लगाया कि रशिया सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है मदद कर रहा है। इस जंग में और जंग से पहले भी चाइना, रशिया ईरान की मदद कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ईरान के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, जो उच्च स्तरीय उनके जो हुकाम हैं, उन्होंने माना भी है कि ईरान, चीन और रशिया हमारी वो मदद कर रहे हैं जो हमें ज़रूरत है, यानी उसकी ज़रूरत के मुताबिक ये उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये उसको वो असलहे दे रहे हों जिससे ईरान इस वक्त जंग कर रहा है, ऐसा साबित नहीं है। यानी ईरान अपने दिफा में सक्षम है,
ईरान कैपेबल है कि वो अपना दफा उन्हीं हथियारों से करे कि जो उसके पास मौजूद है। हाँ, सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अगर बात की जाए, हो सकता है चाइना उनको बहुत सारी लोकेशंस, जो एग्जैक्ट लोकेशंस क्योंकि जिस तरह से राडार है, वो फराहम कर रहा हो। पिन पॉइंट अमेरिकी ठिकानों पे अटैक जिस तरह से किए गए, मुमकिन है। हाँ। ये जंग क्षेत्रीय जंग नहीं है, ये जंग आलमी निज़ाम को बदलने की जंग है। और वो आलमी निज़ाम के जिसका सुपरमेसी अमेरिका के पास है, रशिया क्यों नहीं चाहेगा वो चेंज हो, चाइना क्यों नहीं चाहेगा वो चेंज हो, खुद हमारा देश क्यों नहीं चाहेगा कि वो चेंज हो। हर मुल्क को उसकी सॉवरेनिटी और उसकी इज्जत उसको उसके मुताबिक मिले। हर देश चाहता है कि उसकी अहमियत इस सिस्टम में, जो निज़ाम दुनिया में कायम हो, जिसको हम कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड हर देश चाहता है जो ताकतवर है। खुद इंडिया भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, और भी दुनिया के देश दूसरे यही चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, कि जिसमें हर शख्स अपने आप में एक ताकत हो। और ये मैं समझता हूँ हर मुल्क का हक है। तो हिंदुस्तान की इस पूरे सूरत हाल में आप इंडिया की अभी पोजीशन क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमारे ईरान से हमेशा से पुराने ताल्लुकात रहे हैं, हम वहाँ पर पोर्ट भी डेवलप कर रहे थे, और उसके अलावा पुराने कल्चरल रिलेशन भी हमारे सालों से उनके रहे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इंडिया की जो थोड़ी पोजीशन है वो थोड़ी एहतियात बरतने वाली है, थोड़ा संभल कर चलने वाली है, और उसकी कुछ मजबूरियां जो पॉलिटिकल कंपल्शन है हम वो भी देखते हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की अभी हॉस्टाइल नीति अपनाया हुआ है। तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत महान देश है, जिसके पास एक कल्चर है, जिसके पास अपनी एक सभ्यता है, ऐसी सभ्यता कि जो शायद ही दुनिया के किसी मुल्क के पास हो। एक ऐसी पीस की अपील करने की क्षमता हिंदुस्तान के पास है कि जो किसी और देश के पास नहीं है। हिंदुस्तान है कि जो हमेशा ये हक रखता है कि वो पीस की अपील दुनिया में करे, वो पीस को दुनिया में मेंटेन रखने का एक गार्जियन के तौर पे इंडिया अपने इस किरदार को अदा कर सकता है। लेकिन बहरहाल इस जंग में, जहाँ इक़्तिदार की जंग हो, जहाँ मॉरल और एथिक्स की जंग हो रही हो, वहाँ पे इंडिया का खामोश रहना वाक़ई अफसोसनाक है। इंडिया ने हमेशा उन मुल्कों का साथ दिया है जो मज़लूम वाक़े हुए हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ है, जिनको बेदर्दी और मज़लूमाना कत्ल हुआ है, उन लोगों के साथ ये देश की जनता। ये देश वो है कि जहाँ रावण का पुतला जलाया जाता है, हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है। तो ईरान उस बाल का पुतला जलाकर ये बता रहा है कि देखो, बुराइयों की शक्ल में हम बाल का पुतला जला रहे हैं। तो हिंदुस्तान जो हर साल रावण का पुतला जलाता है, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जो आवाम है, हर साल रावण का पुतला अगर जलाती है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ईरान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाना चाहिए। हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। इक़्तिदार की जंग है, एथिक्स और मॉरलिटी की बेस पे हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान वो देश है कि जिससे हमारे सदियों पुराने ताल्लुकात हैं, हज़ारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को हमसे मिलाती है। और ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ईरान ने मुख्तलिफ़ जंगों में हमारा साथ दिया है। OIC की जब कोई भी गतिविधि हो, ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ था। कुछ लोगों का ये कहना है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और अभी जैसे खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ तो भी लोगों का कहना था कि अफसोस करना चाहिए था। और यहाँ से भी हमने देखा कि विदेश सचिव गए, वो भी 5वें दिन गए, चाहते तो विदेश मंत्री भी जा सकते थे। तो थोड़ी सतर्कता तो हम देख रहे हैं, थोड़ा एहतियात तो हम देख रहे हैं। लेकिन फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि आपको ये भी देखना होता है फॉरेन पॉलिसी में कि कौन सा देश किस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर लोग कश्मीर का भी जिक्र करते हैं, ईरान की तरफ से खुलकर बोला भी गया कई बार, या उसको लेकर भी बड़े अलग अलग मतभेद हैं। तो लोग कहते हैं कि लेकिन इजराइल वहाँ पर आपका खुल का सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान नहीं करता है। तो फिर आप तो ये देखेंगे ना कि किस मसले पर कौन सा देश खुल के आपके सामने आया क्या नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको वाजे कर दूँ, ईरान और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला शहीद खामनेई साहब, उन्होंने कभी भी कश्मीर के मामले में इंडिया की मुखालफत नहीं की। बयान देना, वहाँ के जो जनता है, कश्मीर के अंदर जो डिस्टर्बेंस हुआ
उसको लेके कोई बयान ये देना कि हिंदुस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वहाँ की आवाम के साथ बैठकर बात करे, ये कोई बहरहाल मुखालफत करना नहीं होता। ईरान ने कभी भी कोई स्टैंड ऐसा नहीं लिया कि जो कश्मीर के मामले में इंडिया के ख़िलाफ़ जा रहा हो। कभी इमाम ख़ामेनी हमेशा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते थे। हमेशा वो कश्मीरियों को और पूरे इंडिया की आवाम को ये समझाना चाहते थे कि कश्मीर और कश्मीरियों का हिंदुस्तान के साथ रहना ही बेहतर है। और कोई भी कश्मीरी जो इमाम ख़ामेनी को मानता है, वो कश्मीरी जो इमाम ख़ामेनी में अपनी अक़ीदत रखता है, जो उनके फतवों को मानता है, जो अपना लीडर उनको मानता है, वो हिंदुस्तान से जुदाई की बात कभी नहीं करता हुआ नज़र आएगा। होंगे कुछ ऐसे लोग कि जो सऊदी या किसी और को फॉलो करते होंगे कुछ लोग ऐसे लोग कि जो अलग एक विचारधारा को मानते होंगे, जो आतंकवादी विचारधारा को मानते होंगे। ईरान ने किसी भी आतंकवादी विचारधारा का कभी साथ नहीं दिया। ईरान ने हमेशा आतंकवादी विचारधारा का मुकाबला किया है और ईरान हमेशा आतंकवादी विचारधारा से ग्रस्त हुआ है। ईरान के ऊपर हमेशा आतंकवादी विचारधारा ने प्रहार किए हैं और ईरान हमेशा इस आतंकवादी विचारधारा से जूझ रहा है। बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से चलते हैं, जो हमेशा ईरान उनका मुकाबला कर रहा है, चाहे उसका वो खुरासान प्रोविंस हो या दूसरे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, तालिबान हैं या अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट से चलने वाले आतंकवादी ग्रुप्स हैं, जो ईरान जिनके बारे में ईरान का मत ये है कि ये ख़त्म होने चाहिए। ईरान उनसे लड़ रहा है और वो आतंकवादी संगठन जो कश्मीर में एक्टिव हैं, ईरान हमेशा उनके ख़िलाफ़ रहा है, चूँकि वो वही संगठन है जो ईरान के अंदर भी, ईरान के खुरासान प्रोविंस में भी ईरान को परेशान कर रहे हैं। तो कम से कम आतंकवाद की रणनीति को लेके, राजनीति को लेके हिंदुस्तान और ईरान की जो सोच है वो एक रही है। चाहे अफ़गानिस्तान का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, हमेशा ये दोनों देश अपनी पूरी क्षमता के साथ आतंकवाद के साथ एकजुट रहे हैं। रही बात इमाम ख़ामेनी के वो बयानात जो कश्मीर को लेके दिए उन्होंने, वो हमेशा वहाँ की आवाम और हिंदुस्तान की फलाह और बहबूद के लिए दिए। इमाम ख़ामेनी वो लीडर है कि जिससे ज़्यादा नेहरू को किसी ने नहीं पढ़ा। इमाम ख़ामेनी वो शख्स है कि जिससे ज़्यादा मुतासिर इस गांधी के इनकलाब से कोई नहीं हुआ। वो हमेशा अपने बयानात में गांधी जी के अक़वाल को कोट करते थे। वो हमेशा नेहरू जी की पॉलिसीज़ की सराहना करते थे। वो हमेशा हिंदुस्तान को एक आज़ाद देश देखते हुए हिंदुस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और उनके अंदर मौजूद जो एक हमआहंगी है, एक चीज़ जो है, उसकी हमेशा सराहना करते थे। इमाम ख़ामेनी कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान पसंद है, मैं हिंदुस्तान को चाहता हूँ। और यही वजह है कि इमाम ख़ामेनी ने बहुत कम मुल्कों का दौरा किया, उसमें से एक हिंदुस्तान भी था, कि जहाँ वो आए, हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान को वो दिल से चाहते थे। यही वजह है कि हमेशा उन्होंने ये एडवोकेसी की कि चाबहार हिंदुस्तान को ही मिलना चाहिए। ये इमाम ख़ामेनी की ख़ास इनायत थी। इमाम ख़ामेनी वो शख्स है कि जब ईरान का कौंसलेट और ईरान का जो कल्चर हाउस है, जब वहाँ की हुकूमत तेहरान में उसको बनने से रोक रही थी, तो इमाम ख़ामेनी ने खुसूसी तौर पे इंटरफेयर करते हुए एक लेटर लिखा और हुक्म दिया कि ईरान का कल्चर हाउस तेहरान में बनना ज़रूरी है, चूँकि हमारे कल्चरल रिलेशन है। तो इमाम ख़ामेनी वो शख्स था कि जो हमेशा एडवोकेसी करते थे, इंडो ईरान रिलेशनशिप की, उसको बढ़ावा देने की बात करते थे। मुझे नहीं लगता कि ख़ामेनी साहब से बड़ा कोई पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा लीडर होगा जो हिंदुस्तान को इतना समझता होगा जितना इमाम ख़ामेनी समझते थे। बिल्कुल। तो ये जो ताल्लुकात आपने कहा रहे इंडिया की और ईरान के, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो आज पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया उन वाहिद देशों में है जो कहीं ना कहीं मध्यस्थता करवा सकता है। क्या आपको मौजूदा हालात में ऐसा कोई सीन दिखता है? क्योंकि भारत के इजराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है चीज़ें जिस हद तक हॉस्टाइल हो चुकी हैं, क्या संभव दिख रहा भी आपको कि इंडिया का कोई रोल हो सकता है उसमें? बिल्कुल, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रोल हमेशा हर जंग में रहा है और हिंदुस्तान ने मध्यस्थता की है, बहुत सारे उसमें की हैं।
लेकिन ये कहना कि इसराइल से हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, देखिए हिंदुस्तान उन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान का जो मकाम है, जो मर्तबा है, वो इस चीज़ों से बड़ा है कि हिंदुस्तान ये कहे कि हम इसराइल के दोस्त हैं। हिंदुस्तान कभी भी किसी ऐसे स्टेट का दोस्त नहीं रहा जो अपर्थाइड हो, जो गस्ब शुदा ज़मीनों के ऊपर बसा हुआ हो। हिंदुस्तान इन सब चीज़ों से बुलंद है। इसराइल एक शहर जैसा है हिंदुस्तान के मुकाबले में। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान अगर अमेरिका से अपना कंपेयर करे तो ठीक है, लेकिन ये मेरा खैर कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था, चूंकि दोनों से ही बातचीत है, इंडिया उन वाहिद देशों में है जिनके इजराइल से भी मैं ये बात वाजे कर दूं, ये जंग इसराइल नहीं लड़ रहा है। ये जंग इसराइल एज ए मुल्क नहीं लड़ रहा है, ये जंग अमेरिका लड़ रहा है। ये जंग वो लॉबी लड़ रही हैं जो ज़ायनिज़्म और एपिस्टीन गैंग है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ईरान की जंग एपिस्टीन गैंग के खिलाफ है, और वो एपिस्टीन गैंग सिर्फ इसराइल में ही नहीं है। तो ऐसे में हिंदुस्तान क्या कर सकता है? हिंदुस्तान की अपनी एक सभ्यता है। हिंदुस्तान हमेशा एथिक और मोरल बेसिस के ऊपर हमेशा उसने हक का साथ दिया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत सारे जो इस इमाम खामनेई की शहादत के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान ने खिराज अकीदत पेश किया है उनको, और इस जंग में जिस तरह से अवाम का जो नेचर है, अवाम के जो बयानात हैं, अवाम जो सड़कों पे खड़ी हुई है, वो अपने मुल्क से, अपने मुल्क के हुक्काम से वो यही बार बार डिमांड कर रही है कि आप इस एथिक और मोरल बेस पे ईरान का साथ खड़े होइए, और अगर आप यानी ये जंग नहीं, यानी ईरान के साथ नहीं भी खड़े हो सकते, कम से कम जो चीज़ें हो रही हैं उसको कंडम करिए। और ये मांग है मुझ जैसे बहुत सारे जवानों की, हिंदुस्तान के जवानों की, बहुत सारे हिंदुस्तान वासियों की, कि हिंदुस्तान अपनी उस नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर कायम रहे कि जो नेहरू ने, गांधी ने और बाद में आने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिसको फॉलो किया और जिस पे अमल किया। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल जैदी साहब, कहाँ जाती दिख रही हैं आपको चीज़ें? आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 11 या 12 दिन हो गए हैं। एक तो कहाँ जाती दिख रही, कितने दिन आपको लगता है खींच सकता है पूरा मामला, और किस पॉइंट पे चीज़ें ख़त्म होंगी फिर? देखिए, ये जंग फैसला कुन मरहले में है, और ईरान ने जो कहा था वो पूरा किया। जंग से पहले ईरान ने चेताया था कि आप लोगों की कोई भी बेस, अमेरिका को बोला था, इसराइल को बोला था कि आप लोगों का कोई भी बेस, कोई भी मुनाफे इस ममालिक में महफूज नहीं रहेंगे अगर आपने ये जुर्रत की कि हम पे हमला हो। और ईरान ने ये कर दिखाया है, कोई बेस अमेरिका का महफूज नहीं है। इसराइल की कोई भी जो मिलिट्री बेस है, जो मिलिट्री साइट है, वो महफूज नहीं है। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि अगर इसराइल उनके पानी के प्लांट पे हमला कर रहा है तो ईरान भी बहरीन में जो पानी का प्लांट है, जो हैफा में पानी का प्लांट है, उस पर हमला कर रहा है। बस इसराइल और ईरान में ये फ़र्क है कि इसराइल उनके एलिमेंट्री स्कूल पे मार सकता है, वो ये काम पलट के नहीं कर सकते। ईरान चूँकि उसूलों की लड़ाई लड़ रहा है, ईरान चूँकि उन मजलूम कौमों की आवाज़ बना हुआ है कि जो दबाई गई हैं, जो कुचली गई हैं, जिनको ओप्रेस्ड कहा जाता है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और जो अपने को ये दावा करता है कि मैं मजलूम का साथी हूँ, मजलूम का हामी हूँ और मजलूम अवाम का साथ देता हूँ, वो किसी पे जुल्म नहीं करता। चूँकि किसी स्कूल के ऊपर टारगेट करके उसको मारना, उसमें 150 से ज़्यादा छोटे बच्चों का कत्ल करना, छोटी बच्चियों का कत्ल करना, ये एपिस्टीन गैंग का तो काम हो सकता है, लेकिन इनकलाब और जो इमाम खामनेई की सोच है वो नहीं हो सकती। वो किसी स्कूल पर नहीं मार सकते। वो पब्लिक और आवाम को परेशान करने के लिए अवामी कॉलोनियों पे टारगेट नहीं कर सकते। मैंने ख़ुद में तेहरान से डायरेक्ट रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, मैं ईरान के मुख्तलिफ जगहों पे डायरेक्ट फुटेज में देख रहा हूँ, उन्होंने यानी तेल के भंडारों पे मार रहे हैं। ठीक, वो बनता है कि ईरान भी तेल के भंडारों पे हमला कर रहा है,
और वो जवाबी कार्रवाई है। लेकिन अवाम के ऊपर अवाम का कत्ल जानबूझ के करना, ये सिफत मैंने अमरीकी और इसराइलियों में देखी है, जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसको दर्शाती है। हाँ, तो लोग जिक्र भी कर रहे थे कि अब इंडिया और पाकिस्तान में जो 3 दिन की जंग हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखा गया, भले कितनी हॉस्टिलिटी है दोनों देशों में, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई रिहायशी इलाकों में किसी ने इस तरह से किया हो। तो ये अभी भी थोड़ा सा इस चीज़ का यहाँ पर थोड़ा यूं कहें कि लड़ाई के अंदर भी इस चीज़ को समझा जाता है कि आम आदमी को टारगेट नहीं समझना होगा कि ईरान की जंग उन लोगों से है जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अद बदाकर इंसान का कत्ल करना चाहते हैं, जो जिनको आबादी पसंद नहीं है, जिनको वीराने पसंद हैं, जो दुनिया में बढ़ती हुई आबादी अपने आप के लिए उनको थ्रेट लगती है, यानी वो बढ़ती हुई आबादी को थ्रेट मानते हैं। लिहाजा ये ईरान का जीतना इस जंग का इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ईरान नहीं जीतेगा तो सिर्फ ईरान नहीं हारेगा, बल्कि वो कौमें हारेंगी कि जो अपनी हुकूक की लड़ाई लड़ रही हैं। बिल्कुल, अपनी आवाज़, जिन आवाज़ों को दबाया गया है, वो आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। इसलिए हर वो मोरालिटी ग्राउंड पर, एथिकल ग्राउंड पर ज़रूरी है कि ईरान जीते, और ईरान की जीत में चूँकि हर शख्स शामिल है जो अपस्टीन के ख़िलाफ़ है, जो औरतों की एम्पावरमेंट की बात करता है, जो हुकूक की बात करता है, जो सिविल राइट की बात करता है, ह्यूमन राइट की बात करता है, हर वो शख्स कि जो कहीं ना कहीं जोर गोई और इस्तकबार के मुकाबले पे खड़ा है, हर शख्स की लड़ाई ईरान लड़ रहा है, और उस ईरान की जीत हर उस शख्स की जीत होगी कि जो बुराइयों के खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ैदी साहब, इतने कॉम्प्लेक्स मामले पर आपने इतने तफसील से बात की हमारे साथ। और आपका साफ कहना है कि जो ये लड़ाई है दरअसल ये एप्स्टीन गैंग के खिलाफ लड़ाई, एक विचारधारा की लड़ाई है, और आपका कहना है कि हल्के में लिया गया ईरान को अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जब पूरी दुनिया में और दबाव बढ़े, तनाव बढ़े, तो अमेरिका को भी रियलाइज़ हो कि इसे जैसे तैसे ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज इतना ही। नमस्कार।